हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों को लेक्चर नहीं मिल रहे थे क्योंकि व्यक्तिगत कारणों की वजह से जो है आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। हालांकि जो पेड बैच में चल रहे थे उनके टेस्ट वगैरह तो चल ही रहे थे। अब यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज सॉल्व, यानी कि जो जो यूनिट आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है उन यूनिट से अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इन प्रश्नों से आप जो आरपीएससी का आपका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में संभावित है, तो उसमें किस तरह के किस स्तर के प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, इससे आप क्लियर कर लेंगे। और हर एक यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आप लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है यूनिट वाइज, उसको भी यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज कराया हूँ उसका लेवल क्या है, क्या वो आरपीएससी के लेवल की तरह है, नहीं है। ठीक, सारे कुछ की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और ये पूरा प्रीवियस ईयर है जो आपका 2014 और 2020 वाला सेशन से जो हुआ है। दो पेपर हमें मिल पाए हैं। इसके अलावा और भी पेपर आपके पास अगर आरपीएससी के हों कॉलेज लेक्चरर के, तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुआ है वो अभी जो है केवल दो ही मिला है। दो ही पेपर का मतलब कि फर्स्ट सेकंड ये दो हो गए और फर्स्ट सेकंड 2014 वाले, यानी टोटल 150, यानी 300 प्रश्न यहाँ से हो गए और 300 प्रश्न यहाँ से हो गए। सिलेबस की जानकारी आप लोगों को है ही। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं 2014 और 2020 के परिवहन भूगोल से पूछे गए प्रश्न की, और इसी तरह से आगामी आरपीएससी 2023 में पूछे जाने की संभावना भी रहेगी। और यहाँ से आप प्रश्नों का स्तर भी देख लीजिए। और प्रश्न दिखाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, आप लोगों के लिए एक चैनल की स्टार्ट किया गया था, चैनल को नया जो है, जहाँ पे हम लोग केवल केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। तो यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। ये चैनल है स्टडी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट हो गए होंगे कि इसमें पूरा हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें अब तक हो चुकी हैं, और टारगेट हमारा है 10,000 प्लस प्रश्नों का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अभी टीजीटी का टोटल सॉल्व करा दिए हैं। 2001 से लेके 2021 तक का सॉल्व आपको टीजीटी का यहाँ पे करा दिया गया है। प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे चूँकि जो आपका यहाँ पे चल रहा है अभी, सत्यम मैम जो आप लोगों को करा रही हैं वो आपका टीजीटी पीजीटी अभी करा रही हैं। तो अभी जल्द ही मैं आपको यूजीसी नेट का 2004 से लेके 2023 तक के सालों को अवेलेबल कराऊंगा, और वो टोटल यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट होगा। और आगे जो है आप लोगों को पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम कैसे आप ज्वाइन करेंगे? आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर ऑफिशियल करके, मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक, जो पीडीएफ वगैरह है सब कुछ उसी में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक कि आरपीएससी यूपीएचईएससी जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं हर एक पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 125 प्रश्न है टोटल 2021 का जो है ज्योग्राफी पीजीटी का है। पीजीटी का जहाँ पेपर मिले आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में ये नहीं पूछा जाने वाला। देखिए ये वीडियो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा शुरुआत में जो है, तो जो लोग पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है अभी परिवहन भूगोल पे आपका आएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना 125 प्रश्न यहाँ पे हो गए। अब देखिए झारखंड का भी हमने सॉल्व कराया है, तो झारखंड का भी आप लोग देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे झारखंड स्पेशल थोड़ा ही रहेगा, 4 से 10 प्रश्न रहेंगे, और सब आपके प्योर ज्योग्राफी वाले ही हैं। अब झारखंड वाले में आपका जो है काफ़ी कुछ रहता है, प्रैक्टिकल पोर्शन भी रहता है। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट भी हमने कराया है, यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए पॉपुलर वीडियोस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलर वीडियोस में आपका 2001 से लेके 2021 तक का एक ही में सॉल्व है, 9 घंटे का लगभग। अब की क्वालिटी थोड़ा सा वीक है, क्वालिटी इसलिए कम है क्योंकि जब वीडियो मर्ज किया जा रहा था स्टोरेज और इसकी वजह प्रॉब्लम की वजह से वो आपका 360 या 240 पे है। तो 240 पे है तो थोड़ा सा आप जूम कर लीजिएगा 240 पे जाके, और वहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे तो वॉइस और
इमेज दोनों देखते रहिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप एक साथ न देख के अलग-अलग चाहते हैं तो अलग-अलग भी यहाँ पे है, ठीक है? अलग-अलग भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसको आप जाके यहाँ पे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा अवेलेबल कराया गया है, ठीक? एलटी का भी यहाँ पे सॉल्व है। तो सारा कुछ जो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा आपका 2004 का साल हो गया, 3 का साल हो गया, तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, इसको देखिएगा। और जो आपका टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जीएस बाय दिवाकर जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ स्टोर में आपको मिल जाएगा, ठीक? तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखिए आपका जो प्रश्न आप पूछे गए हैं ये हिंदी अंग्रेजी में है, ठीक? चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि हु डेवलप्ड अ मॉडल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन अ डेवलपिंग कंट्री। अब देखिए जो आप लोगों को फुल कोर्स कराए गए हैं उसमें जो आपका कराया गया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। ये टोटल प्रश्न आपको पहले भी कराए जा चुके हैं। जो हमने आपका 10 एमसीक्यू कराया था जिसमें पूरा ये डिटेल में था, उसको आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि वहाँ 10 प्रश्न से कम 40 से 50 प्रश्न आपका कवर हो जाएगा, पूरा डिटेल्ड में मैंने उसमें समझाया आपको, ठीक? तो यहाँ पे दिया है कि विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रोम और विलियमसन है, विंस हैं, टाफे, मोरिल, गोल्ड हैं और रोमर है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये टाफेल, मोरिल, गोल्ड है। इन्होंने ही विकासशील देशों में नाइजीरिया वगैरह में भी इन्होंने अपना ये मॉडल डेवलप किया और 6 स्टेजेज इन्होंने बताए थे, ठीक है? कितने? 6 स्टेजेज बताए थे। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दूसरे में देख लीजिए, दिया है कि वेंस के द्वारा जो है विकसित परिवहन मॉडल का क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इज नोन एज। तो ये आपका मर्केंटाइल मॉडल है या स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल है, मेट्रोपॉलिटन मॉडल है या हाइपोथेटिकल मॉडल है, ठीक? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मर्केंटाइल मॉडल है, ठीक? तो वेंस के द्वारा जो विकसित मॉडल है वो आपका मर्केंटाइल मॉडल है। जो स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल था इसको जो है ये आपका स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल जो है ये उलमैन का मॉडल आप मान सकते हैं, लेकिन उलमैन ने जो दिया था वो था उनका स्पेशियल इंट्रैक्शन मॉडल था। इसमें स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको और डिटेल बताते हुए चल रहे हैं हम लोग, ये जो आपका ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट मॉडल है उसके बारे में, ठीक है? इसमें जो एक्सट्रोम और विलियमसन है इन्होंने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, उसमें भी इन्होंने अपने अप्रोचेस दिए थे, जिसके इनिशियल फेज में एक्सट्रोम और विलियमसन ने अपने अप्रोच दिए और ये उनका टाइम पीरियड 1971 था। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि विकसित परिवहन मॉडल यानी ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट मॉडल में जो प्रारंभिक कार्य किया था वो किसने किया था? एक्सट्रोम और विलियमसन ने किया था। कब किया था? 1971 में। और इन्होंने एक नए परिवहन मोड की या नए ट्रांसपोर्ट मोड की शुरुआत की थी, ठीक है? इसके बाद जो है उसको कंबाइंड कर दिया गया और आगे चल के लेंचिन मॉडल एक आता है 1965 में जो काल्पनिक आइसोट्रॉपिक मॉडल था, ठीक है? तो यानी कि परिकल्पनात्मक मॉडल या हाइपोथेटिकल मॉडल के रूप में आप लेंचिन मॉडल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्थानिक अंतर क्रिया जो स्पेशियल इंट्रैक्शन मॉडल था वो आपका उलमैन का था, स्पेशियल इंट्रैक्शन। और स्पेशियल एक्सप्लोरेशन मॉडल जो है यानी स्थानिक खोज मॉडल जो है ये गूल्ड का है। किसका है? गूल्ड का है। और कब उन्होंने दिया था? 1966 में दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक? और टाफे मोरिल का ये मॉडल आप जान ही रहे हैं, विकासशील देशों में इन्होंने दिया था ये, ठीक है? और वेंस का जो मॉडल है ये 1970 में दिया गया, मर्केंटाइल जो मॉडल है वेंस का ये 1970 में दिया था,
उत्तरी अमेरिका के विशेष संदर्भ में इन्होंने ये दिया, और ये 5 चरणीय मॉडल था। ठीक है, इसे व्यापारिक मॉडल के रूप में भी संज्ञा दी जाती है। और जो महानगरीय मेट्रोपॉलिटन मॉडल है, ये रीमर का मॉडल है। किसका है? ये रीमर ने दिया है। और रीमर ने कब दिया था? 1972 या 75 में जो है, जो ब्रुकफील्ड थे उनसे ये एक शब्दावली उन्होंने प्राप्त किया। कौन? रीमर। रीमर ने जो मॉडल दिया, ये 1977 का ये मॉडल है इनका। ठीक है, रीमर का मॉडल है। और इन्होंने क्या किया था, महानगरीय यानी जो मेट्रोपॉलिटन मॉडल है, इसमें महानगरीय और तीसरी दुनिया के देशों के बीच जो विकसित हो रहे अंतर संबंध को उन्होंने समझाया था उसमें। और इन्होंने इसमें 4 चरणों की बात कही थी। कितने चरणों के? 4 चरणों की बात कही थी। तो ये पूरा जो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग डिटेल्ड में इसी तरह से, आप देखिए यहाँ रीमर का मॉडल आपने देख लिया, और गूल्ड का मॉडल आपने देख लिया। ठीक है, गूल्ड का जो मॉडल है ये स्थानिक खोज का मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा। मर्केंटाइल मॉडल जो है वेंस का मॉडल है। ठीक, तो ये आपका डिटेल इसको समझ में आ गया होगा। और जो टॉफे मॉडल ने है, ये 6 स्टेजेस बताए थे, ये पहले ही आपको बताया गया है। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। टॉफे मॉडल गोल्ड का जो मॉडल था, ये इन्होंने 1963 में जो है ये इम्प्लीमेंट किया था। एक तरह से ये आपका बिहेवियरल मॉडल था, टॉफे मोरल गोल्ड का। ठीक है, और स्पेशल जो गोल्ड ने दिया था, ये स्पेशल एक्सप्लोरेशन मॉडल गोल्ड ने दिया है। कब दिया था? 1966 में दिया है। ठीक, और जो टॉफे मोरल गोल्ड का ये मॉडल है, विकासशील देशों में नाइजीरिया से रिलेट करता है। इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस बताए थे। ठीक है, जो रूमर दिया है, ये रीमर का मॉडल है। तो रीमर का कौन सा मॉडल है? मेट्रोपॉलिटन मॉडल। और तीसरी दुनिया के देशों के बारे में जो कनेक्टिविटी थी, वो रीमर ने किया था। और एक्सटॉम विलियमसन का शुरुआती जो मॉडल है, नए ट्रांसपोर्ट नोड की बात इन्होंने कही थी। और वेंस का जो मॉडल है, ये मर्केंटाइल मॉडल है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो इन चारों में से ये मान के चलिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ से है। चलिए आगे आते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कौन सा संयोजकता मापक सूचकांक कांस्की द्वारा विकसित नहीं किया गया। ठीक है, कांस्की के द्वारा जो विकसित किए गए सूचकांक थे, जो अल्फा बीटा गामा आप पढ़ते हैं, या साइक्लोमेट्रिक नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, ये कांस्की का मॉडल है, कांस्की का सूचकांक है, और इसका पूरा डिटेल हमने आपको बताया है। ठीक, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का पॉइंटर है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी के एमसीक्यू, आपका 10 एमसीक्यू जो करा है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इस 10 एमसीक्यू का हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है उसमें। और कांस्की का ये जो अल्फा बीटा, इसका सारा फार्मूला भी वहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सिंबल इंडेक्स है, ये कांस्की ने नहीं दिया था। अल्फा, साइक्लोमेट्रिक नंबर, गामा सूचकांक, ये सभी कांस्की के द्वारा विकसित किए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का मोड की संख्या के मध्य संबंध को बताता है। समझ में आ रही बात, कि लिंक जो है इनके बीच, और कौन सा जो मोड है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स ओवर द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, इनके बीच जो संबंध बताता है, पाई है, बीटा है, डिटूर है, या सिंबल है। तो ये आपका बीटा सूचकांक जो होता है, ये इन दोनों के बीच संबंधों को बताता है। और डिटेल्ड जाने के लिए जो हमने आपको बताया, कि उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स इज ए मेजर ऑफ। तो जो लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स है, वो मापन करता है किस चीज का? परिवहन घनत्व का करता है, एक्सेसिबिलिटी का करता है, संयोजकता का, या केंद्रीय अंश का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो लघुत्तम मार्ग होता है मैट्रिक्स का, वो किस चीज का मापन के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, लॉन्गेस्ट रूट होगा, ये किस चीज को बता रहा है? ये एक्सेसिबिलिटी को बता रहा है, यानी पहुंच को बता रहा है। अब ये छोटा मार्ग है, इसका पहुंच अलग है, ये बड़ा मार्ग है, इसका अलग है। ठीक है,
तो ये डेंसिटी को नहीं बल्कि जो लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स होता है ये आपका एक्सेसिबिलिटी को बताता है या इसका मापन करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर देख लीजिए, 6 के बजाय पहले 7 देख लीजिए। परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि पर परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये आपका सही है, क्योंकि जो परिवहन लागत होता है ये देखिए यहाँ पे आपका परिवहन लागत यानी वेबर से रिलेट जब आप पढ़ेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखेगा। तो परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि यानी कि एक इकाई में ट्रैफिक अगर आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा, परिवहन लागत परिवर्तित होगा। कह रहा है कि ये तो बात सही होगा। दूसरा देखिए, परिवहन व्यय जो है दूरी के अनुपातिक होती है, तो ये भी सही है। दूरी आप बढ़ाएंगे परिवहन व्यय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूरी आप कम करेंगे परिवहन व्यय क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये अनुपातिक होगा, राइट है। वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होती है, तो जो कह रहा है कि वायु परिवहन इसमें परिवहन लागत न्यूनतम होती है, ये गलत है। किसमें सबसे कम परिवहन लागत होती है, तो जल परिवहन में सबसे कम परिवहन लागत होती है। वायु परिवहन में यदि हम लोग बात करें तो सर्वाधिक होती है। सड़क परिवहन से ज़्यादा भी परिवहन जो सबसे ज़्यादा महंगा हो जाएगा ये वायु परिवहन, क्योंकि कम समय में आपका ये पहुंच सुनिश्चित करेगा। तो ये न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम होगी, तो इसलिए ये कि जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए डी देखते हैं। परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तित होता है, तो ये भी राइट है। जैसे परिवहन साधन हमने क्या किया, वायु परिवहन रखा, तो क्या हुआ, हमारा लागत अधिकतम हो गया। यदि परिवहन साधन हम लोग जल परिवहन रखते तो जल परिवहन यानी कि आपका कम हो जाता। यही परिवहन साधन में यदि मान लीजिए साधन में आप ट्रक की बात कर लीजिए, ट्रक रख रहे हैं, एक तरफ आप रेलगाड़ी रख रहे हैं, अब आपको ढेर सारे सामान ले जाने हैं, ठीक, तो अब मान लीजिए आपको 50 ट्रक की ज़रूरत पड़ रही है। अब यहीं पे आप जो है जो मालगाड़ी है उसको बुक कर लीजिए, तो उसकी अपेक्षा जो है यहाँ पे खर्चा आपका मालगाड़ी से कम लगेगा अपेक्षा के ट्रकों के। ठीक है, तो वही कह रहा है कि परिवहन साधन जब हम परिवर्तित कर देंगे तो जो परिवहन लागत है वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ से ए, बी और डी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए 6ठे नंबर पे। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा परिवहन लागत का एक प्रकार है, यानी विच आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का एक प्रकार कौन सा है, अस्थायी लागत, वाहन की लागत, परिवर्तनशील लागत या सड़क लागत। यानी जो रोड कॉस्ट होता है, व्हीकल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है या फिर जो वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है आपका परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कौन सा कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो पहला ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है किसी जगह की, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आती है। व्हीकल कॉस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन में नहीं आएगा, ये भाई मालिक जो खरीदा है जिसका व्हीकल है वो अपना समझे। इसमें जो अपना सामान भिजवा रहा है उससे ये मतलब थोड़ी है कि आपका गाड़ी वो खरीदवा के खुद दे। ठीक है, इसके अलावा रोड कॉस्ट जो सड़क की लागत है, अब सड़क बनाने में जो लागत लगी है वो आपसे क्या मतलब है उसका, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो आपका अलग अलग जो टोल टैक्स लगाते हैं वो आप टोल टैक्स उसके लिए देते हैं। अब रोड कॉस्ट से आपका कोई लेना देना नहीं कि आपको रबड़ की सड़क बनाई गई, ठीक है, संगमरमर की सड़क बनाई गई या फिर आपका जो गिट्टी बालू से सड़क बना दी गई, पत्थरों के से निर्मित सड़क है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं, आप उसका रोड टैक्स देते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में होता है। लेकिन यहाँ पे रोड कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में नहीं होगा, यहाँ पे रोड टैक्स होता तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम लोग काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स्ड जो अस्थायी लागत है ये है, परिवर्तनशील लागत ये भी आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें है। अब देखिए इसको हमने आपको कराया होगा, चेक कर लीजिएगा एक बार परिवहन लागत के बारे में। ठीक है, नहीं होगा तो मैं इसको करा दूंगा, एग्जाम से पहले आपका टोटल ये कराया जाएगा। तो ये ए और सी यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर में। इसमें दिया है कि परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु तो कौन सा मॉडल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी विच मॉडल इज यूज टू एक्सप्लेन द मूवमेंट पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट है उसके पैटर्न को जानने के लिए आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। रोस्ट्रो का मॉडल है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है, मैक्सिमम प्रॉफिट मॉडल है और गुरुत्व मॉडल है। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट मॉडल है ये आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो पैटर्न होता है वो डिफाइन नहीं करता है।
ठीक है। आर्थिक विकास मॉडल लोस्टो का जो, तो ये भी आपका इसको स्पष्ट नहीं करता, बल्कि जो आपका रायली का ग्रेविटेशन मॉडल है ये पैटर्न को डिफाइन करता है, क्योंकि गुरुत्वीकर्षण जो मॉडल है, गुरुत्व जो मॉडल है, ये बताता है कि कहाँ तक सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा, कहाँ सबसे कम ट्रैफिक रहेगा, ये गुरुत्व मॉडल से ही पता चलता है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। और 9 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि जो फंडामेंटल सर्किट्स हैं वो कौन से हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्किट्स कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो आपका ये बन गया, एक आपका ये बन गया, इसी से जो आपका पूरा सर्किट क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जो परिपथ बनता है, तो ये आपका देखिए यहाँ से ए बी सी है, ए बी सी और ए, एक आपका ये बन रहा है, ए सी डी और ए आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो मूल परिपथ सर्किट है, फंडामेंटल सर्किट्स हैं, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये कई बार आपसे इस तरह से पूछ देगा, यहाँ तो अभी केवल पूछ रहा है कि कौन बना रहा है, अभी पूछ लेता कितने फंडामेंटल सर्किट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बन रहे हैं। ठीक है, वो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट आप देख लीजिए 10 नंबर में, किसी परिवहन तंत्र में मूल परिपथों की संख्या, अब आ गया ना, जो फंडामेंटल सर्किट्स है उनकी संख्या, और उस तंत्र में जो अधिकतम संभव परिपथों की संख्या है, इन दोनों के अनुपात में जो संयोजन सूचकांक होता है, वो सूचकांक कौन सा है। ठीक, तो जो मूल परिपथ अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो मूल परिपथ है वो कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, और अधिकतम जो संभावित परिपथों की संख्या है उसका जो अनुपात होगा उसे हम लोग अल्फा सूचकांक कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्फा सूचकांक बोलते हैं। बीटा गामा इन दोनों के बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, और वो जो मिलेगा हमने बता दिया पहले ही आपको, जो 10 MCQ कराया वहाँ पे हमने कराया पूरा। टाफे का जो परिवहन मॉडल है, इसमें कितने स्टेजेस हैं ये शुरुआत में ही बता दिया था, 6 हैं। समय तथा दूरी बढ़ने पर जो एक्सेसिबिलिटी यानी अभिगम्यता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका जो समय ज़्यादा हो रहा है, दूरी भी बढ़ रही है, तो जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे आपको मान लीजिए कि दिल्ली से इलाहाबाद जाना है, ठीक, और यही आपसे कहा जा रहा है कि दिल्ली से आपको कोलकाता जाना है। अब एक्सेसिबिलिटी समझिएगा यहाँ से। अब यहीं से यदि हम लोग दिल्ली से इलाहाबाद देखें, तो जो इलाहाबाद, बनारस, और इसके अलावा आपका इधर आगे झारखंड की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, ठीक है, और इधर आपका कोलकाता की तरफ भी जो ट्रेनें जाएंगी, वो सारी ट्रेनें इधर बिहार की तरफ जो ज़्यादातर ट्रेनें जाएंगी, वो किस रूट से उठ के जाएंगी, दिल्ली और यानी इलाहाबाद को टच करते हुए जाएंगी। तो जो 60 रूट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, दिल्ली से इलाहाबाद जाना होगा, ढेर सारी ट्रेनें मिलेंगी। लेकिन यही दिल्ली से कोलकाता आपको जाना हुआ तो बहुत लिमिटेड ट्रेनें आपको मिलेंगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि दूरी बढ़ गई, समय भी आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक है, दूरी भी बढ़ गई, तो एक्सेसिबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। समझ में आई बात, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपका हर जगह पूछा जाएगा, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ दीजिए, टीजीटी पीजीटी तो नहीं, यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, हर जगह ये प्रश्न आपसे पूछा जाने वाला है। परिवहन के आधार क्या हैं, ठीक है, दिया है कि परिपूरकता, मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव, विनिमयता, परिवहन के माध्यम। तो जो परिवहन का आधार होता है, अब यही स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल में उलमैन महोदय ने यही तीनों की बात कही है। यही तीनों नियम जो है उन्होंने अपने मॉडल में रखा है, और यही तीनों नियम जो है यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आप देख ही रहे हैं, आरपीएससी में पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे आपका परिपूरकता, मध्यवर्ती आपूर्ति का अभाव, विनिमयता, ये तीनों जो है परिवहन के आधार हैं, जबकि परिवहन का माध्यम परिवहन के आधार में नहीं होता है। ठीक, ये समझिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। 13 के बाद आपका जो आ जाता है 14 है।
कह रहा है कि परिवहन प्रणाली के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। सहजीवन है, सहायक, अभिभावी है। सहजीवन अभिभावी सहायक है या अभिभावी सहायक सहजीवन है। ठीक है, सहायक सहजीवन अभिभावी है। देखिए प्योर हिंदी में कर दिया गया है। तो इस आधार पे जो है 14 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें आपका देखिए सहजीवन है, साथ साथ जो चीज़ें चलेंगी वहाँ पे, यानी जो डेवलपमेंट या विकास प्रणाली है उसमें अलग अलग अवस्थाओं में साथ साथ अभिभावी और सहायक, ठीक है, ये तीनों होंगी और क्रम भी आपका यही रहेगा। 15 नंबर देख लीजिए, दिया है कि जाल प्रतिरूप जो नेटवर्क मॉडल है, ये कह रहा है कि जाल प्रतिरूप स्थानिक अंतःक्रियाओं के रूप को नियत करने में सहायक नहीं है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत आपको छांटना है। देखिए जो स्थानिक अंतरक्रिया होता है, ये जो परिवहन प्रतिरूप है आपका, जो नेटवर्क मॉडल है, उसको निश्चित करने में सहायक होता है। सहायक आया ना, तो ये आपका राइट है। जबकि यहाँ पे दिया है कि सहायक नहीं है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। उस गलत में यही आपका पूछ रहा है। आगे भी देख लेते हैं। जो नेटवर्क है, नेटवर्क की डेंसिटी है, ये अभिगम्यता का एक मोटा मापन होता है, बड़े स्तर का मापन होता है। तो ये आपका राइट है। संयोजकता एक जाल में नोडों और कड़ियों में संबंध होता है। तो जो कनेक्टिविटी होती है वो आपका यही तो होती है। जैसे कनेक्टिविटी आपने यहाँ तक ये दिखाया, इसमें जो नोड हो गए, ठीक है, और जो वर्टेक्स हो गए, इनको कंप्लीट रूप से क्या हम लोग बोलते हैं, कनेक्टिविटी ही तो बोलेंगे। ये राइट है। जाल का संगठन नोड और कड़ियों के पदानुक्रम को चिन्हित करता है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और लास्ट में देख लीजिए, ये 16 नंबर का है, बल्क, ब्रेक ऑफ बल्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए आपका ब्रेक ऑफ बल्क से तात्पर्य क्या होता है, मार्ग में उत्पाद। अब चूंकि इस पे बहुत ज़्यादा आपको किताबें नहीं मिलेंगी परिवहन भूगोल पे, ठीक, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको यहीं होती है। परिवहन हो गया, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी हो गया, उसमें डाउट्स होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के मैक्सिमम जो थ्योरीज वगैरह है ये आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हो जाता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जो ब्रेक ऑफ बल्क होता है, इसका जो तात्पर्य होता है मार्ग में उत्पाद की टूट से, तो इससे कोई ब्रेक ऑफ बल्क से मतलब नहीं है। परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन में जो अदला बदली होती है, ये आपका होता है ब्रेक ऑफ बल्क। ठीक है, संग्रहण में उत्पाद की टूट फूट, तो उत्पाद की टूट फूट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे ब्रेक ऑफ बल्क का। परिवहन में एक साधन है, एक साधन से दूसरे साधन में अदला बदली कर दिया जाए। जैसे ट्रक से आप सामान ला रहे हैं, इसको आप रेलगाड़ी में कर दीजिए, ये ब्रेक ऑफ बल्क हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 16 प्रश्न है। और ये कैसा लगा पूरा वीडियो आपको, और ये पूरी सीरीज जो है ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, पिछले कई दिनों से आप लोगों को वीडियोस वगैरह नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन अब आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हालांकि वीडियो जो यूट्यूब पे आपको और सारे मिल रहे थे, लेकिन मेरे नहीं मिल रहे थे। तो जो आपका आरपीएससी का है, इसी तरह से आपका यूपीएचसीएससी का भी हम एक एक करके कराएंगे। और अभी देखिए आपका यूपीएचसीएससी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 30 क्वेश्चन होता है, उसका भी चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर के साल हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सूचना यही है कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो आपका स्टडी PYQ है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो चैनल की शुरुआत की गई आप ही लोगों के लिए की गई है। काफ़ी लोगों को क्वेरी थी कि अब यहाँ पे देखिए राजस्थान कॉलेज व्याख्याता का भी एक पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है सॉल्व का। ठीक है, यहाँ पे देखिए शोध अभिवृत्ति का जो है सॉल्व अवेलेबल है। तो ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और ये इस पे जो टोटल जो आपको कराया जाएगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये जो प्रश्न यहाँ पे कराए गए ना, अगर आप स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं बिहार में, तो इसको आप देख के जाइएगा। जो आपका 10 घंटे का है उसको देख लीजिए, ये 2021 से लेके 21 तक का 125 वाले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से कम आपका 30 से 40% प्रश्न आप यहाँ से कर ले जाएंगे, और सेम वही पूछेगा एग्जाम में। ठीक, क्योंकि सिलेबस भी आपका
टीजीटी पीजीटी का ही सिलेबस स्टेट में दे रखा है, और झारखंड का अगर आप सॉल्व करते हैं तो और अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा बिहार स्टेट के लिए। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।